हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की जो इकोनॉमिक्स का हम लोगों का लेक्चर चल रहा है, उसमें आज हम लोगों का 12वां लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे मांग को का निर्धारक तत्व, यानी कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में 5 नंबर से पूछा जा सकता है। और 2-3 टॉपिक है हम लोगों का स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं, जो आप लोगों को 2 नंबर में कम से कम एक बार छोड़कर एक बार हर एक बार आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसलिए स्थानापन्न और पूरक वस्तु में जो बहुत ही इसका डिफिनेशन बहुत ही हल्का है, आप लोग तुरंत ही इसे एक बार हम बताएंगे तो याद हो जाएगा। इसको देखेंगे और इनके बाद बात करेंगे हम लोग मांग फलन पर बात करेंगे। 2 नंबर में पूछा जाता है। देखिए, हम जो आपको बताते हैं वह कई नंबर में पूछा जाता है, ताकि आप लोग को जब याद करेंगे तो उसमें थोड़ा सा उत्सुकता होगी, ये हमारे 2 नंबर में आएगा, जिससे हम अच्छी प्रकार से पढ़ें। उसके बाद मांग फलन पर बात करेंगे और उनके बाद हम लोग मांग तालिका पर बात करेंगे। मांग तालिका, उनके बाद हमारा आता है मांग वक्र। मांग तालिका और मांग वक्र से आप लोगों का प्रश्न पूछा नहीं जाता, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को हम बताएंगे। इसलिए मांग तालिका और मांग वक्र पर ज़्यादा आप लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि मांग तालिका और मांग वक्र से बहुत कम ही सवाल पूछा जाएगा। इसलिए आप लोगों को जो एग्जाम में की दृष्टिकोण से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, मांग फलन, स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं, और उनके बाद मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, यही आप लोगों के लिए आज के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। और मांग का निर्धारक तत्व जो है, उन्हीं के अंदर हमारा स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं आ जाती है। और स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं जो आप लोगों का है, वह आप लोगों को अलग से भी 2 नंबर में पूछा जाएगा। इसलिए ऊपर में जो आप लोग देख रहे हैं, किसी वस्तु की मांग और मांगी गई मात्रा, ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे आप लोगों को दिमाग में क्लियर रखना है। तो किसी वस्तु की मांग क्या होता है, क्या किसी वस्तु जो मांग होगा वह सदैव कीमत के संदर्भ में परिभाषित किया जाएगा। जैसे आप लोगों को पता है कि हम आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करा देते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए अगर पूछा जाएगा किसी वस्तु की मांग सदैव किसके संदर्भ में परिभाषित की जाती है, तो किसी वस्तु की मांग जो सदैव कीमत के संदर्भ में परिभाषित की जाती है। वहीं अगर मांगी गई मात्रा किसी वस्तु की रही, तो मांगी गई मात्रा जो होगा, उस मात्रा को सूचित करेंगे जो वस्तु की कीमत विशेष पर खरीद सकता है। तो आप लोग क्या समझे, वस्तु की मांग क्या होगा अगर कीमत के संदर्भ में परिभाषित करेंगे। अगर किसी वस्तु की मांग है तो वह हमें उसे कीमत की संदर्भ में परिभाषित करेंगे। वहीं अगर मात्रा है, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा है, तो वह किसी विशेष मात्रा पर खरीद सकता है, उन्हीं को हम लोग कहेंगे मांगी गई मात्रा। तो आई होप आप लोगों को किसी वस्तु की मांग और मांगी गई मात्रा से किसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो कोई परेशानी नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे मांग का निर्धारक तत्व। देखिए, आप लोगों को ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो मांग का निर्धारित करने वाले तत्व के अंतर हम लिए हैं, आपके 7 टॉपिक को लिए हैं। 7 टॉपिक में से आप लोग अगर 5 टॉपिक वहाँ लिख देते हैं, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व आएगा, भी 5 नंबर में ही आएगा। तो अगर 7 टॉपिक को ही आप लिख देते हैं, यानी मांग जो किसी कोई उपभोक्ता जो मांग करेगा, वह निर्धारित कौन करेगा, कौन कौन सा तत्व है जो अगर कोई उपभोक्ता मांग कर रहा है तो निर्धारित करेगा कि उपभोक्ता ये वस्तु लेनी चाहिए। तो इसके पीछे जो निर्धारक तत्व है उन पर चर्चा करेंगे। तो वहाँ आप लोगों को पूछा जाएगा क्या किसी वस्तु की मांग का निर्धारक तत्व का वर्णन करें, तो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका सबसे पहले है मांग निर्धारित करने वाले तत्व में, तो आप लोगों को वहाँ लिखना है मांग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है। यानी मांग को निर्धारित या प्रभावित दोनों एक ही शब्द है। तो लिखना है आप लोगों को मांग निर्धारित करने वाले निम्नलिखित कारक है। सबसे पहले वस्तु की उपयोगिता। सब आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया है, अगर हम किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं तो उस वस्तु की अगर हमारी उपयोगिता है, तो उपयोगिता किसे कहेंगे, तो आप पिछले लेक्चर में आप लोग अच्छी प्रकार से उपयोगिता के बारे में समझ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें अगर किसी वस्तु की उपयोगिता रहेगी तब हम उस वस्तु की मांग करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मांग का निर्धारक तत्व में हमारी वस्तु की उपयोगिता आती है। तो उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकता। जो वस्तु की अधिक उपयोगी होता है उसकी मांग अधिक होगी, तथा कम उपयोगिता वाली वस्तु की मांग कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर उपयोगिता का अर्थ हमारी आवश्यकता है, अगर जिस वस्तु की हमारी उपयोगी अधिक है तो उसकी मांग अधिक होगी। वहीं जिस वस्तु की उपयोगिता कम है तो वस्तु की मांग कम होगी। आई होप वस्तु की उपयोगिता आप लोगों को मांग को प्रभावित करने वाले कारक में फर्स्ट जो हमारा है वह क्लियर हुआ होगा। वहीं बात करें आय का स्तर। अगर किसी वस्तु की हम मांग कर रहे हैं तो हम अपनी आय को भी देखते हैं कि हमारा आय उस वस्तु की जो कीमत है उससे कम है कि ज़्यादा। अगर उसके बराबर रहता है या उससे कम रहता है तो हम उस वस्तु की मांग करते हैं। अगर उससे अधिक रहता है हमारी आय से तो उस वस्तु की मांग हम लोग नहीं करते हैं। तो वही कह रहा है कि आय को स्तर को देखते हुए भी हमारी मांग को प्रभावित करता है
मांग को निर्धारित करने वाला तत्व आय का स्तर भी। तो आय का स्तर, उपभोक्ता का आय स्तर मांग पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करेगा। अगर कोई मांग कर रहा है उपभोक्ता का आय स्तर, तो मांग उसका प्रत्यक्ष रूप पर किसी वस्तु पर निर्भर करेगा। वहीं उपभोक्ता का आय स्तर जितना अधिक होगा उतना मांग, जितना आय का कम स्तर होने पर मांग कम होगा। अगर उपभोक्ता का आय स्तर अधिक है तो वह अधिक कीमती वस्तु का मांग करेगा। अगर उपभोक्ता का आय कम है तो कम वस्तु का मांग करेगा। आई होप आप लोगों को वस्तु की उपयोगिता और आय का स्तर क्लियर हुआ होगा। अब थर्ड बात करेंगे मांग को निर्धारित करने वाले तत्व में धन का वितरण। धन का वितरण भी एक महत्वपूर्ण कारक है मांग को प्रभावित करने में। तो धन का वितरण किस प्रकार से? धन का वितरण का अभिप्राय है समाज में धनी व निर्धन के बीच की आय की असमानता। आप लोग देखते होंगे समाज में, जो हमारी समाज में धन का जो है वह समान वितरण नहीं है, तो वह बात भी हमारी मांग को प्रभावित करेगा। वह हमारी मांग की जो हमारी धन का वितरण की असमानता है वह भी हमारी मांग को निर्धारित करेगा। तो वस्तु की मांग पर धन के वितरण का भी प्रभाव पड़ता है। समान धन वितरण से वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ती है। अगर सभी व्यक्ति को हमारे समाज में धन वितरण समान हो तो वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। तो धन का वितरण भी एक महत्वपूर्ण कारक है मांग को प्रभावित करने में। वहीं अगर वस्तु की कीमत की बात करें तो वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध में पाया जाता है। तो ये विपरीत संबंध किस प्रकार से पाया जाता है आप लोगों को हम अगले लेक्चर में बताएंगे। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम और कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग अधिक हो जाती है। थोड़ा मिस हो गया है यहाँ, तो कीमत घटने पर वस्तु की मांग अधिक हो जाती है। सिंपल सी बात है, अगर किसी वस्तु की कीमत अधिक होगा तो उस वस्तु को हम लोग खरीदना कम पसंद करेंगे। वहीं अगर किसी वस्तु की दाम कम है तो उसकी मांग अधिक हो जाएगी। आई होप आप लोगों को मांग को निर्धारित करने वाले 4 तत्व, वस्तु की उपयोगिता, वहीं आय का स्तर और धन का वितरण और वस्तु की उपयोगिता कंप्लीट हुआ होगा। अब बात करेंगे हम लोग संबंधित वस्तुओं की कीमत। इसी में संबंधित वस्तुओं की कीमत के अंतर्गत ही हमारा आ जाता है स्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। आप लोग इसे अच्छी प्रकार से उतारेंगे और ये 2 नंबर में भी आएगा। तो इसमें से आप लोग एक फ़ायदा ये होता है, अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो स्थापन और पूरक यहाँ भी आ जाएगा, 2 नंबर में जाएगा तो वहाँ भी आप लिख सकते हैं। तो संबंधित वस्तु कीमत की बात करें तो संबंधित वस्तुओं में 2 प्रकार की वस्तु आती है। पहला स्थानापन्न और दूसरा आता है पूरक वस्तुएं। तो स्थानापन्न हम किसे कहें? स्थानापन्न का सरल अर्थ होता है एक दूसरे के स्थान पे। स्थानापन्न का सरल अर्थ क्या हुआ? एक दूसरे के स्थान पर। अतः ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है वे स्थानापन्न वस्तुएं कहलाएगी। क्या कहता है स्थानापन्न वस्तुएं? क्या स्थानापन्न का अर्थ होता है एक दूसरे के स्थान पर। अतः ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा वे स्थानापन्न वस्तुएं कहलाएगी। जैसे अगर हम चीनी के स्थान पर, अगर हमारी ख़त्म हो जाएगी तो चीनी के स्थान पर हम गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। चाय के स्थान पर हम लोग कॉफ़ी का उपयोग कर सकते हैं। इत्यादि प्रकार से हम इनका किसी वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम लोग स्थानापन्न वस्तुएं कहेंगे। आई होप आप लोगों को स्थानापन्न वस्तुएं अगर पूछा जाएगा तो आप लोग क्लियरली रूप में लिख सकते हैं। क्या स्थानापन्न का सरल अर्थ होता है एक दूसरे के स्थान पर। वहीं अतः ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है वही स्थानापन्न वस्तुएं कहलाएगी, जैसे चीनी, गुड़, चाय, कॉफ़ी आदि। अब हम लोग बात करेंगे पूरक वस्तुएं। आखिर पूरक वस्तुएं फिर हमारी क्या है? तो पूरक वस्तुएं की बात करें तो पूरक का अर्थ होता है पूरा करना। देखिए जैसे पूरक लिखा हुआ है, इसी से हम लोग को पता चल रहा है कि पूरक का अर्थ होगा पूरा करना। तो ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है पूरक वस्तुएं कहलाएगी। क्या होता है? क्या ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक साथ हम करेंगे वही हमारी पूरक वस्तुएं कहलाएगी। उदाहरण के तौर पर बात करें, कार और पेट्रोल एक साथ हम लोग प्रयोग करते हैं, स्याही और कलम का एक साथ प्रयोग करते हैं, डबल रोटी मक्खन का हम लोग एक साथ प्रयोग करते हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? वैसी वस्तुएं जिनका उपयोग हम एक साथ करेंगे उन्हें हम लोग पूरक वस्तुएं कह देंगे। जैसे कार और पेट्रोल, स्याही, कलम, डबल रोटी, मक्खन इत्यादि प्रकार का जो होगा वह हमारी पूरक वस्तुएं होंगी। तो हम लोग क्या समझे स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं में? तो स्थानापन्न क्या है? क्या सरल अर्थ में बात करें तो एक दूसरे के स्थान पर, वहीं पूरक का अर्थ की बात करें तो पूरा करना। आई होप आप लोगों को स्थानापन्न वस्तुएं क्लियर हुआ होगा। वहीं बात करेंगे हम लोग रुचि, फैशन आदि के आधार पर भी
मांग को निर्धारित तत्व होता है, मांग को प्रभावित करेगा। देखिए रुचि फैशन आदि किस प्रकार से करेगा कि वस्तु की मांग पर उपभोक्ता का रुचि फैशन आदत प्रचलित फैशन का भी प्रभाव पड़ता है। अगर किसी रुचि फैशन यानी कि किसी उपभोक्ता का रुचि किसी अच्छे चीज़ में है तो वह अधिक कीमत वाले वस्तु को पसंद करेगा, हालांकि उसकी आय कम हो। तो इस प्रकार से भी उपभोक्ता का जो रुचि फैशन आदि है वह मांग को निर्धारित करने में अपना प्रभाव छोड़ता है। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। क्या करते हैं हम लोग, क्या भविष्य में हम सोचते हैं इसका दाम भविष्य में कम हो जाएगा तब हम इसका उपयोग कर लेंगे, तो इसी में से एक हमारा टॉपिक आ जाएगा मांग निर्धारित में। क्या भविष्य में कीमत परिवर्तन की हम लोग आशा रखते हैं? क्या वस्तु की भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है? भविष्य में कीमत कम होने की आशा से उपभोक्ता कीमती वस्तु को मांग कम करता है। तो सिंपल सी बात है, क्या हम लोग किसी वस्तु की अगर अत्यधिक मांग है तो हम लोग सोचते हैं भविष्य में इनकी दाम कम हो जाएगी तब हम लोग खरीद लेंगे। तो इस प्रकार से वस्तु की भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। और अन्य निर्धारक तत्व में बात करें तो जनसंख्या एवं आकार, जलवायु और मौसम इत्यादि प्रकार भी हमारा मांग को निर्धारित करने में अपना भूमिका अदा करता है। तो आप लोग अगर नीचे के 2 लाइन को नहीं भी लिखते हैं, अगर 5 का लिख देते हैं, 5 नंबर में पूछा जाएगा रुचि फैशन आदि पूरक वस्तुएं, संबंधित वस्तु कीमत, वस्तु की कीमत, धन का वितरण, आय का वितरण और वस्तु की उपयोगिता, नंबर बाय नंबर अच्छी प्रकार इसका एक्सप्लेन कर देते हैं जितना लिखा हुआ है, तो आप लोगों को 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। जैसे आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि साइंस की तरह ही हमारा इकोनॉमिक्स है। अगर आप डिफिनेशन को सही सही लिख रहे हैं तो आप लोगों को 5 में 5 नंबर मिलेगा। तो मांग को निर्धारित करने वाले तत्व में हम लोग क्या समझे? फर्स्ट बात वस्तु की उपयोगिता, सेकंड आय का स्तर, थर्ड धन का वितरण, चौथा वस्तु की कीमत, उनके बाद संबंधित वस्तु की कीमत, इसके अंतर्गत ही हम लोग स्थापन पूरक वस्तु एक बात के रुचि फैशन आदि, उनके बाद भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा और अन्य निर्धारक तत्व। तो इस प्रकार से हम लोग 7 प्रकार को देख के मांग को निर्धारित करने वाले तत्व में। अब आते हैं 2 नंबरिया सवाल, ये है हमारा, क्या मांग फलन क्या है? तो डिमांड फंक्शन, मांग फलन क्या होता है? यह किसी वस्तु की मांग और इस वस्तु के विभिन्न निर्धारक तत्व के बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है। क्या होता है कि यह किसी वस्तु की अगर मांग है तो इस वस्तु के विभिन्न निर्धारक तत्व क्या है जिसे हम ऊपर बात कर चुके हैं, तो उनके बीच जो कार्यात्मक ये निर्धारक तत्व हुआ और इनके बीच जो कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करेगा, इन्हीं को हम लोग मांग फलन कह देंगे। मांग फलन का एक सूत्र आता है जो इस प्रकार से आप लोगों को व्यक्त किया जाता है वहाँ, क्या डी एक्स बराबर एफ इंटू पी आर वाई टी एफ। आप लोगों को यहाँ आप लोग ये सूत्र अच्छी प्रकार से याद रखना है। डी एक्स बराबर वस्तु की मांग, पी एक्स बराबर वस्तु की कीमत, पी आर बराबर संबंधित वस्तु की कीमतें, पी वाई बराबर उपभोक्ता की आय, टी बराबर उपभोक्ता की रुचि, एफ बराबर भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। तो आप लोग अगर 2 नंबरिया में पूछा जाएगा, अगर इस प्रकार से इतना लिखेंगे तभी आप लोगों को 2 में 2 नंबर मिलेगा। अगर अन्यथा आप लोग मांग फलन की परिभाषा लिख देंगे, या किसी वस्तु की मांग और इस वस्तु के विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है, तो अगर इतना ही आप लिखते हैं आप लोगों को 2 में से 1 नंबर मिलेगा। इसलिए आप लोग इस सूत्र को याद कर लेंगे। मांग फलन के बाद आता मांग तालिका और उनके बाद आता मांग वक्र। देखिए इससे आप लोगों को सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों को हम जानकारी के लिए बता देते हैं। अगर पूछा भी जाएगा तो आप लोग वहाँ लिख सकते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा मैं इसका। मांग तालिका क्या होता है? वह तालिका या सारणी जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा को संबंध को जो प्रकट करेगा उसी को मांग तालिका कहेंगे। सिंपल सा है, क्या वह तालिका या सारणी जो वस्तु की कीमत और खरीदी गई मात्रा को प्रकट करेगा उन्हीं को हम लोग मांग तालिका कह देंगे। मांग तालिका जो आपका आता है, 2 प्रकार का मांग तालिका आता है। पहला आता है कि व्यक्तिगत मांग तालिका, वहीं और दूसरा बाद आता है बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका वह होगा जो निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न कीमत पर मांग को दर्शाएगा। क्या है व्यक्तिगत मांग तालिका? क्या होगा? वह एक व्यक्ति पर बात करेगा, यानी व्यक्तिगत मांग तालिका निश्चित समय में वस्तु की कीमत पर मांग की मात्रा को निर्भर करेगा। जैसे मांगी गई मात्रा अगर 1 है तो कीमत 10 है, वहीं 8 कीमत है तो मांगी गई मात्रा 2 है, और वहीं 6 कीमत है तो मांगी गई मात्रा 3 है। ये आप लोगों का व्यक्तिगत हो गया। वहीं अगर बाजार में बात करेंगे तो बाजार में अत्यधिक उपभोक्ता आता है तो उसकी मांग
कीमत के अनुसार भिन्न भिन्न होगी। तो वहीं अगर समस्त बाजार में समय किसी बिंदु पर विभिन्न बाजार में वस्तु की मांग पर प्रदर्शित बाजार मांग कहलाता है। तो दूध की कीमत की बात करें तो दूध की कीमत 20 रुपया प्रति लीटर है, 16 रुपया प्रति लीटर है, 12 रुपया प्रति लीटर है। वहीं अगर उपभोक्ता की मांग की बात करें तो यहाँ अगर 20 रुपया है, यहाँ 3 ही बात करता है, लेकिन दूसरा उपभोक्ता 2 करता है। इसी प्रकार से हमारा बाजार मांग तालिका भिन्न भिन्न प्रकार हो जाता है। तो बाजार मांग तालिका हमारा इसमें दोनों जुटेगा, बाजार मांग तालिका उपभोक्ता ए और उपभोक्ता बी। इसमें बहुत सारी उपभोक्ता रहता है, इसलिए हम 2 ही उपभोक्ता बात करें, उपभोक्ता ए बी। तो हमारे यहाँ कुल बाजार मांग 5 हो जाएगा, फिर 4 + 3 कुल बाजार मांग 7 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा क्या मांग तालिका क्या होता है। वह तालिका या सारणी जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा को संबंध को जो प्रकट करेगा वही हमारी मांग तालिका होगी। मांग तालिका का 2 प्रकार, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। फिर मांग वक्र पर हम लोग बात करेंगे। आखिर मांग वक्र फिर क्या होता है। तो मांग वक्र मांग तालिका को जब रेखाचित्र में प्रदर्शित किया जाएगा, यही मांग जो तालिका है हम लोगों का, जब इनको हम रेखाचित्र में इस प्रकार से जब प्रदर्शित करेंगे, जब इस प्रकार से हम लोग इसको प्रदर्शित करेंगे रेखाचित्र में, इसी कहेंगे हम रेखाचित्र में जब इसको प्रदर्शित करेंगे तो इसी को हम लोग मांग वक्र कहते हैं। देखिए आप लोगों को रेखाचित्र में प्रदर्शित नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं, इससे सवाल बहुत ही कम आता है। तो आप लोग सिर्फ डिफिनेशन देख लें कि मांग तालिका को जब रेखाचित्र में प्रदर्शित किया जाता है तब उसे मांग वक्र कहते हैं। ये हो सकता है कि पूछा जा सकता है, लेकिन आप लोग अगर इस प्रकार से पूछे जाने की संभावना से अगर हम पूरी बुक को पढ़े तो पूरी बुक रटने में हम लोगों को बहुत दिन लग जाएगा और समझ उतना हम लोग एक्सप्लेनेशन एग्जाम में नहीं करते हैं। इसलिए आप लोगों को वह टॉपिक पढ़ा दिया जा रहा है जो हाईलाइट टॉपिक है। आप लोगों को पूरा हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा सकते, ना ही हम आपको अर्थशास्त्री बना सकते हैं। आपको सिर्फ हम एग्जाम के दृष्टिकोण से जो जो टॉपिक महत्वपूर्ण है सिर्फ हम उसी पर बात करेंगे। ना ही हम अर्थशास्त्री हैं, ना ही हम बनाने की किसी बच्चे को बात करते हैं। सिर्फ हम आप लोगों को अर्थशास्त्र में जो हाईलाइट टॉपिक है कक्षा 12वीं में जो पूछे जाने की संभावना रहती है और जो पूछा गया है सिर्फ उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मांग वक्र पर बात कर रहे हैं। तो मांग वक्र क्या है, मांग तालिका को जब रेखाचित्र में प्रदर्शित किया जाता है तब उसे हम मांग वक्र कह देंगे। यह मांग वक्र कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को बताता है। तो मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मांग वक्र किधर से किधर गिरता है, तो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। मांग वक्र 2 प्रकार की होती है और मांग तालिका भी हम लोग 2 प्रकार की पढ़ी हैं, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। उसी प्रकार से व्यक्तिगत मांग वक्र भी है और बाजार मांग वक्र भी है। वस्तु की विभिन्न कीमत पर उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्रा के विभिन्न संयोग को जो प्रकट करेगा उसको वस्तु की विभिन्न कीमत यानी कि व्यक्तिगत मांग कहेंगे। व्यक्तिगत मांग किसे कहेंगे, वस्तु की विभिन्न कीमत पर उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्रा को विभिन्न संयोग को जो प्रकट करता है उन्हें हम लोग वस्तु की व्यक्तिगत मांग कहेंगे। और वहीं बात करें अगर बाजार मांग वक्र की, तो बाजार मांग वक्र जो हमारा है वह विभिन्न कीमत पर बाजार के सभी उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा को जोड़ को प्रकट करेगा। बाजार मांग तालिका के भांति बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र के क्षैतिज योग होता है। आई होप आप लोगों को मांग वक्र और मांग तालिका, उनके बाद मांग फलन, स्थापन और पूरक वस्तु मांग को निर्धारित करने वाले तत्व क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों को इस प्रकार का वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों के पास पहुंचते रहे। तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।